की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू! अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने।
माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ, ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा। सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा, कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेले करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह, आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है जिसने मुझे ये ताबीज दिया था।
सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है। अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा, मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा, वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूंगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी, अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी, इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था।
बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया आप? हाँ भाभी, आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।